हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसकी कहानी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं लगेगी। मैं बात कर रही हूँ एस.डी. एल्यूमिनियम कंपनी के फाउंडर सुदीप दत्ता की, जो एक टाइम में मुंबई में मजदूरी का काम करते थे और उन्हें रोज के 15 रुपए के हिसाब से महीने के 400 रुपए मिलते थे। सुदीप दत्ता जिस कंपनी में 15 रुपए मजदूरी पर काम करते थे, उसी कंपनी को अपनी मेहनत के दम पर 1600 करोड़ की कंपनी बना दी और उसके मालिक बन गए। दोस्तों, आज हम सुदीप दत्ता की सक्सेस के बारे में जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी हार्ड वर्क से इस मुश्किल काम को आसान बनाया। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुदीप दत्ता का जन्म 1972 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर दुर्गापुर में हुआ था। उनके पिता सेना में थे, लेकिन 1971 में इंडो पाक युद्ध में गोली लगने के बाद उनके पिता विकलांग हो गए। रोजगार के लिए तब उनकी पूरी फैमिली सिर्फ उनके बड़े भाई के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। लेकिन कुछ ही दिन बाद उनके बड़े भाई की भी तबीयत बिगड़ने लगी। फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब होने के कारण उनके बड़े भाई को सही इलाज नहीं मिल पाया और उनका निधन हो गया। अपने बड़े बेटे की मौत का सदमा सुदीप के पिता भी ज्यादा दिन नहीं सह पाए और उनकी भी मौत हो जाती है। घर में इन परिस्थितियों के चलते महज 17 साल की छोटी सी उम्र में पूरे घर की जिम्मेदारी सुदीप दत्ता के कंधों पर आ जाती है। वो हर रोज अपनी जिंदगी से जंग लड़कर अपने परिवार की देखभाल कर रहे थे। सुदीप को कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। तब उन्होंने सोचा या तो वो साइकिल रिक्शा चला सकते हैं या फिर किसी होटल में वेटर बनकर अपने परिवार का गुजारा कर सकते हैं। लेकिन उनके कुछ दोस्तों ने ये दोनों ही काम करने से मना कर दिया और उन्हें मुंबई जाने की एडवाइस दी। उस टाइम अमिताभ बच्चन का बहुत क्रेज था और इसका असर सुदीप दत्ता पर भी पड़ा। वो अमिताभ बच्चन की कहानी से इंस्पायर होकर ड्रीम सिटी मुंबई के लिए निकल जाते हैं। उनकी किस्मत में कुछ बड़ा करना लिखा था, लेकिन मुंबई पहुंचने के बाद भी कौन सी मुसीबतें कम होने का नाम ले रही थी। उन्हें वहां कहीं भी जॉब नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से एक फैक्ट्री में लेबर की नौकरी मिली, वो भी केवल रोज की 15 रुपए पर। 15 रुपए में मुंबई जैसे शहर में रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन उन्होंने ये चैलेंज भी एक्सेप्ट किया। उस फैक्ट्री में पैकेजिंग एवं लोडिंग जैसा मुश्किल काम करना पड़ता था, लेकिन काम के बीच बीच में वो फैक्ट्री के बिजनेस के प्रोसेस को समझने लगे थे। तब उस फैक्ट्री में बड़ी मुश्किल में उनका दिन गुजर रहे थे। 20 लोगों के साथ एक कमरे में सोकर उन्हें रात गुजारनी पड़ती थी, जहां पर सब सो जाने के बाद करवट बदलने के लिए भी कोई जगह नहीं बचती थी। ऐसे 2-3 साल गुजारने के बाद 1991 में उनके फैक्ट्री के मालिक को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री को बंद करने का डिसीजन ले लिया और यहाँ से सुदीप दत्ता की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल अपनी किस्मत बदलने के लिए किया। उन्होंने अपनी सारी सेविंग और दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेकर 16,000 रुपए इकट्ठे किए और अपने फैक्ट्री के मालिक के पास पहुंच गए। उसे उसकी फैक्ट्री खरीदने का प्रस्ताव दिया। पहले तो मालिक ने 16,000 में फैक्ट्री बेचने के लिए मना कर दिया, लेकिन अपनी बढ़ती उधारी की वजह से उसे पैसों में मान गए। साथ ही एक शर्त भी लगा दी कि अगले 2 साल तक फैक्ट्री में जितना भी प्रॉफिट होगा उसे वो ही रखेगा। सुदीप दत्ता राजी हो जाते हैं। कल तक वो जिस फैक्ट्री में मजदूर थे, आज उसे केवल मालिक बन चुके थे। लेकिन फैमिली की जिम्मेदारी के साथ साथ तब उधार का बोझ भी उनके कंधे पर आ गया था, क्योंकि पैकेजिंग मार्केट में दूसरी बड़ी कंपनी भी थी जिनसे मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। शुरू में कोई छोटी कंपनी को ऑर्डर नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे उन्हें ज्यादा ऑर्डर मिलने लगे। उनका काम तेजी से बढ़ने लगा। जब उन्होंने इस एल्यूमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री की कंपनी को खरीदा था, तब ये इंडस्ट्री एक बुरे दौर से गुजर रही थी। उस टाइम इस इंडस्ट्री में केवल 2 ही कंपनीज की मजबूत पकड़ थी। पहली थी जिंदल लिमिटेड और दूसरी थी इंडियन फॉयल। ये दोनों कंपनियां मार्केट में काफी बड़ी और मजबूत थी, और एक छोटी सी कंपनी जो हाल ही में बर्बादी के कगार पर खड़ी थी, उसे लेकर इन 2 बड़ी कंपनी से मुकाबला करना उनके सामने एक चुनौती थी। तब सुदीप दत्ता मार्केट में पैकेजिंग को लेकर आई नई तकनीक को अपने साथ जोड़कर मार्केट में अपनी पहचान जमाने लगे और उन्होंने कभी भी अपने सपनों को हारने नहीं दिया। लगातार 1 साल तक मेहनत करते रहे और हर प्रोजेक्ट में वो खुद कस्टमर को इस बारे में समझाते थे कि उनकी कंपनी की पैकेजिंग मार्केट में चल रही बाकी कंपनी से कैसे अलग है। ऐसे उन्होंने शुरू में छोटी छोटी कंपनी से ऑर्डर लेना शुरू किया और अपनी कंपनी का काम चालू किया। लेकिन उनकी कंपनी के लिए टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें सन फार्मा और नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी से काम मिलने लग गया।
लेकिन जैसा हर बिजनेस में होता है, कोई ना कोई कॉम्पिटिटर आ ही जाता है। उस टाइम मार्केट में अनिल अग्रवाल की वेदांता कंपनी ने पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। वेदांता बहुत बड़ा ग्रुप था और इतनी बड़ी कंपनी के साथ मार्केट में मुकाबला करना सुदीप दत्ता के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन सुदीप दत्ता ने इस हालात से निराश न होते हुए अपने प्रोडक्ट में और अधिक मेहनत की और अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाया। आखिर में वेदांता कंपनी को सुदीप दत्ता के आगे हार माननी पड़ी और साल 2008 में सुदीप दत्ता ने 130 करोड़ रुपए देकर अनिल अग्रवाल से उनकी वेदांता कंपनी को खरीद लिया। सुदीप दत्ता के जीवन का ये सबसे बड़ा फैसला था। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बनने के बाद भी सुदीप दत्ता रुके नहीं हैं और अपने प्रोडक्ट पर मेहनत कर रहे हैं और खुद की फार्मा पैकेजिंग इंडस्ट्री में पहचान बनाने में लग जाते हैं। साल 1998 से 2000 तक उन्होंने कलकत्ता से लेकर 12 बड़े शहरों में अपने प्रोडक्ट यूनिट की स्थापना की और उन्होंने अपनी कंपनी एसटी एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड को भारत की पैकेजिंग फील्ड में नंबर 1 कंपनी बनाकर ही दम लिया। उनकी पैकेजिंग फील्ड में बेहतर सोच के लिए उन्हें अपने फील्ड का नारायण मूर्ति भी कहा जाता है। लेकिन सुदीप दत्ता का 2017 के बाद मुश्किल दौर शुरू हो गया। सितंबर 2017 में सुदीप दत्ता को प्रोविडेंट फंड डिफॉल्ट मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। सुदीप दत्ता पर 42 लाख रुपए प्रोविडेंट फंड बकाये का आरोप लगा था, जिसे लेकर कंपनी ने दावा किया था कि वो कामर यूनिट के कर्मचारियों को इसका पेमेंट कर चुकी है। कामर यूनिट इंडिया फॉइल्स के टेकओवर के टाइम उसी का हिस्सा थी। दत्ता की समस्या तब शुरू हुई जब उन्होंने जर्मनी सरकार के साथ 2014 में 450 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए सहयोग किया। कर्जदाताओं ने कम अवधि के लिए पूंजी दी, लेकिन कंपनी कर्ज के जाल में फंसती चली गई और फिर सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो गई। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करें लेकिन कभी भी इतना कर्ज ना लें जिसे चुका पाना मुश्किल हो जाए। लास्ट में जानते हैं कि कैसे हम कर्ज से फ्री हो सकते हैं। नंबर 1, कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज ना लें। कोई दूसरा लोन तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक पहला अदा ना हो जाए। कर्ज का जाल तभी बनता है जब पुराने लोन को अदा करने के लिए नया लोन लिया जाता है। आमतौर पर इसकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है। लोन की अदायगी इनकम से होती है, फिर चाहे वो कितनी भी दर्द भरी और लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। इसलिए कोशिश इनकम को बढ़ाने की होनी चाहिए। नंबर 2, मौजूदा लोन को रिस्ट्रक्चर कराएं। मौजूदा लोन को रिस्ट्रक्चर कराने की एडवाइस लें। कई बैंकों में इस तरह की सुविधा मिलती है। कुछ बाहरी एजेंसियों को भी कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने में महारत होती है। प्रोफेशनल मदद ले कि क्या बकाया है और कैसे इसे चुकाया जा सकता है। इस तरह की प्रक्रिया में क्रेडिट कार्ड की बकाया रकम को पर्सनल लोन में बदल दिया जाता है। पेनाल्टी छोड़ दी जाती है। कर्ज चुकाने वाले की कैपेसिटी के अनुसार दोबारा किस्तें बनाई जाती हैं। नंबर 3, कर्ज लेने के लिए असेट का इस्तेमाल करें। आमतौर पर लोग कर्ज लेने में घर, सोना एक्सेट्रा जैसे असेट का इस्तेमाल करने में हिचकिचाते हैं। सच तो यह है कि घर, निवेश, सोना, प्रोविडेंट फंड, बैलेंस जैसे असेट पर लोन की ब्याज दरें कम होती हैं। लोन को चुकाने के लिए किसी असेट को बेचने के बारे में भी विचार किया जा सकता है। अगर लोन अदायगी के रास्ते नहीं है तो किसी असेट की बिक्री बेहतर ऑप्शन हो सकता है। नंबर 4, खर्च और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर अंकुश लगाएं। आर्थिक स्थिति सुधर जाने तक खर्च और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर अंकुश लगाएं। अपनी चादर के अनुसार पैर फैलाएं। लंबे समय तक शाहखर्ची करने के बाद ये काम मुश्किल हो जाता है, लेकिन जोर इनकम के अनुसार लाइफस्टाइल बनाने पर होना चाहिए। नंबर 5, कर्ज चुकाने पर जोर दें। कर्ज तभी कम होगा जब उसे चुकाया जाए। नहीं चुकाने पर ये लगातार बढ़ता जाएगा। एक दिन ये पहाड़ की शक्ल ले लेगा। इसलिए कर्ज चुकाने पर जोर दें। जैसे जैसे ये उतरेगा, भार कम होगा। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। कर्ज को लेकर आपके विचार क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जरूर या स्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।